स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग आज पॉलिटी के जो रिवीजन है वो 10वां क्लास करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो मेंस में पढ़ चुके हैं वो मेंस का है। वो मेंस में जो प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो और चाहे यूपीपीसीएस हो, उसके हिसाब से हमने क्या देख लिया मेंस। अब प्री में क्वेश्चन जो मेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या डीप में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन जिसका आंसर देना बड़ा कठिन होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर रिवीजन क्लास में आप लोग नहीं देखे होंगे तो पीछे जो भी हमने अपलोड किया है रिवीजन क्लास, आप लोग उसे जाके जरूर देखें। ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी ये कंटेंट सभी लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पहला प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हित समूह क्या है, उसका डिफिनेशन देके एक कोई ऑप्शन दे दे। दबाव समूह क्या होता है ये दे दे, चाहे प्रभावक समूह क्या होता है। तो देखो हित समूह क्या है कि ये क्षेत्र है, समझ लो, और एक छोटा सा समूह इस क्षेत्र में बन जाए और अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए जो समूह बनता है वो हित समूह होता है। और जब ये हित समूह है वो दबावकारी दबावकारी साधन प्रयोग करें। दबावकारी साधन कौन कौन होते हैं? तो दबावकारी साधन जैसे धरना करना, ठीक है, हड़ताल करना, प्रदर्शन करना, ऐसे साधन को अगर प्रयोग करने लगे कौन? हित समूह, तो वो दबावकारी समूह या दबाव समूह बन जाता है। प्रभावक समूह मतलब किसी साधन के द्वारा क्या करे, वो सत्ता दल को या प्रशासनिक को प्रभाव डाले, उसको प्रभावक समूह बोलते हैं। तो अगर प्री के क्वेश्चन आएगा तो माइंड में ये कंसेप्ट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, वहां से आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जनप्रतिनिधि अधिनियम, आरपीए। जनप्रतिनिधि अधिनियम प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा कब आया था, तो 1951 में आया था। आरपीए एक्ट कब आया था? 1951 में, प्री के लिए। ठीक, अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें है क्या, कितने लोग होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज? इसका आंसर देता है कौन? आर्टिकल 124 बोलता है कि एक सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और ऐसे न्यायाधीश से प्लस और क्या होंगे? जज होंगे। इनसे मिलके बनेगा, और कौन तय करेगा? जो संसद तय करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि 124 में बोला है कि एक सीजीआई होगा और क्या होंगे? न्यायाधीश होंगे। और कौन तय करेगा कितना सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होंगे? ठीक है, तो वो तय करेगा संसद। तो संसद ही कानून बना के, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। अच्छा, तो अब साहब जज बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता ये होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा क्या है? एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार जज हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। 5 वर्ष तक या उससे अधिक हाईकोर्ट में लगातार 10 वर्ष का क्या कर रहे, अधिवक्ता रहे, एडवोकेट रह चुका हो, तो वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। और नेक्स्ट है कि पारंगत विधिवेता हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। फिर साहब ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायर का क्या समय है निर्धारित किया गया? तो 65 किया गया। कितना? 65। हाई कोर्ट का कितना किया गया है? तो ध्यान रखना 62 है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या है? 65 है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नियुक्ति के बारे में बात बोलता है, तो 124 जो आर्टिकल है वो जज की नियुक्ति के बारे में बोलता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या प्री के बन सकते हैं कि सीजीआई की नियुक्ति कैसे होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि और कोई जज की नियुक्ति होगी तो वो जज की नियुक्ति कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट में? तो देखो सीजीआई की नियुक्ति क्या होता है कि प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के या ऐसे न्यायाधीशों से क्या करेगा? परामर्श करेगा। कहां से? तो न्यायाधीशों से परामर्श करेगा। कौन? प्रेसिडेंट करेगा। और वह जो उचित समझेगा वो सीजीआई को नियुक्त कर देगा। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट जो उचित समझेगा, किसके सलाह पे? न्यायाधीशों के। जो न्यायाधीश से परामर्श करना चाहे उस न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है, और उसके बाद जो उचित समझेगा उसको सीजीआई बना देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर सीजीआई के अलावा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा और किसी को जज बनाना है तो देखो इस पे सीजीआई का परामर्श आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है। ठीक है, तो ये परामर्श जो देगा उसी के आधार पे प्रेसिडेंट क्या करेगा? और जजों को नियुक्त करेगा।
तो इस पे केस आया था। तो प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एसपी गुप्ता केस 1982, अगर प्री में पूछ लिया। इसमें निर्धारित किया था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ में 1982 में कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठतम जज होगा वो क्या बनेगा, सीजीआई बनेगा। कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली आया। अब पूछा जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली कौन से केस के अंतर्गत आया। तो ये केस आपको बता दें, ये केस हमारा था स्कोरा का केस। इसका स्कोरा के केस के अंतर्गत आता है। तो देखो, स्कोरा को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। कब आया था कॉलेजियम प्रणाली, 1993 प्री के लिए। तो कॉलेजियम प्रणाली में होता क्या था कि देखो, एक सीजीआई, 5 लोग होते हैं कॉलेजियम में, एक सीजीआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होते हैं, 4। और इसमें कॉलेजियम प्रणाली किसी जज को नियुक्ति के लिए क्या करेगा, सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को। तो वो सिफारिश जब करेगा तो क्या होना चाहिए कि कम से कम 50% इसमें मतदान होना चाहिए, 50+1 होना चाहिए। अर्थात 5 लोग हैं तो 3:2 का होना चाहिए, तभी हो सकता है। तो 3:2 में मतलब 3 लोग होना चाहिए। तो एक जरूरी है कि सीजीआई का क्या लिए, सहमति अनिवार्य है। सीजीआई की सहमति नहीं होगा तो 4 लोग खड़े हो जाए, नहीं हो सकता। विशेष मतलब विशेष नहीं, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। तो उसमें सीजीआई का अनिवार्य है। अर्थात हम कह दें कि सीजीआई और प्लस 2 और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर दें, उस चीज का सिफारिश कर दें कि ये एक्स वाला जज नियुक्त होगा, तो वो नियुक्त हो जाएगा। लेकिन सीजीआई को छोड़ के 3 ऐसे जज कर दें सिफारिश, तो नियुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि सहमति सीजीआई का अनिवार्य है, अनिवार्य है। यही प्री का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि जो कॉलेजियम पे आक्षेप लगाया जाता है, आलोचना किया जाता है, तो वो मेंस का बात है। प्री में क्वेश्चन कॉलेजियम के आक्षेप या आलोचना किया जाता है या कमियां क्या है वो नहीं पूछा जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये बना था 2015 में। कौन से संविधान संशोधन, तो 99वां संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना, ये कमीशन कब बना था, 99वां संविधान संशोधन। तो इसमें कितने मेंबर की बात किया था, तो देखो इसमें बोला था कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो सीजीआई होगा। एनजेएसी का अध्यक्ष कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के से कौन कौन सेलेक्ट होंगे, ये देखो, सीजीआई होगा जो अध्यक्ष हो जाएगा, प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होंगे इसमें एनजेएसी कमेटी में जो बनाया जाएगा कमीशन। ठीक है, तो ये 3 हो गए। तो चौथा कौन होगा, चौथा होगा भारत का विधि मंत्री। जो विधि मंत्री होगा वो क्या होगा, इसका मेंबर होगा। ठीक है, चौथा। 5वां कौन होगा, मतलब 5वां और 6ठा, या कह ले 2 ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे। ख्याति लब्ध मतलब वो साउंड नॉलेज रखते होंगे। ठीक है, तो ख्याति लब्ध व्यक्ति होंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो टोटल 6 लोगों की मेंबर की कमेटी बनाया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना 6 लोगों का। ठीक, अब देखो हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एनजेएसी में जो हमारा एनजेएसी है, एनजीएसी है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो एनजीएसी में पहली बात कब लाया गया था, तो 99वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरी बात बताया कि इसके 6 मेंबर होते हैं। कितने, एनजीसी कमीशन में कितने बनाए गए थे, 6। ऐसे ये रद्द हो चुका है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकता है। और इंपॉर्टेंट कमीशन बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में रद्द कर दिया था। तो देखो क्या है, एनजीसी में 3 होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 3 होंगे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन होगा, एक सीजीआई होगा जो प्रेसिडेंट होगा, और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अध्यक्ष होंगे। चौथा जो होगा वो विधि मंत्री होगा। ठीक है, और 2 क्या होंगे, वो ख्याति लब्ध होंगे व्यक्ति। अब ख्याति लब्ध व्यक्ति की चुनाव कैसा होगा, तो एक चुनाव समिति होगा। और चुनाव समिति कितने मेंबर का होगा, चुनाव समिति ये होगा 3 मेंबर का, 3 मेंबर का। इसमें सीजीआई होगा, पीएम होगा, और विपक्ष का नेता जो होता है, विपक्ष का नेता होता है वो विपक्ष का नेता होगा। ये 3 लोग का होगा। और ये जो सिफारिश करेंगे वो ख्याति लब्ध व्यक्ति क्या हो जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। और इसका चेयर कौन करेगा, सीजीआई करेगा। ठीक, तो ये 6 मेंबर के बारे में हमने बता दिया। अब आ जाओ कि ये 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कब, 2015 में। कौन से केस में, तो स्कोरा का ही केस आया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इसी को स्कोरा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो स्कोरा
का केस आया था उसमें क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। कॉलेजियम के पक्ष और विपक्ष की बात जानने का नहीं है, मेंस के लिए है, इसमें प्री में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायाधीश की पद मुक्ति कैसे होता है, कैसे किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये बात किस में, कौन से आर्टिकल में किया गया है? 124 में। और सुप्रीम कोर्ट के जज को दो आधार पे हटाया जा सकता है, पहला अक्षमता हो और दूसरा साबित कदाचार हो। कदाचार नहीं, साबित कदाचार हो। इन दो आधारों पे क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। लेकिन इनको हटाने के लिए ध्यान रखना कि किसी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है इन दो आधारों को बना के। लेकिन शर्त क्या है इसके पीछे, प्रस्ताव लाने के पीछे दो शर्त है कि अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा में क्या होना चाहिए, 100 सदस्यों का पहले हस्ताक्षर होना चाहिए, 100 सदस्यों का, ठीक है। और 14 दिन पहले सूचना देना है जिस जज को हटाया जाएगा। वैसे ही राज्यसभा में अगर लाना है पहले प्रस्ताव तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। ये दो शर्त है किसी भी सदन में लाने के लिए, प्रस्ताव हटाने के लिए, ठीक। ये प्री के क्वेश्चन है, कितने हस्ताक्षर और कितने दिन पूर्व, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या होगा कि देखो, किसी एक सदन में हम ले लेते हैं कि लोकसभा में आया, लोकसभा के दो काम थे कि 100 हस्ताक्षर होना चाहिए, 14 दिन पूर्व अनुमति हो गया, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। जैसे ही प्रस्ताव लाया गया तो यहाँ का जो स्पीकर है या अध्यक्ष है वो क्या करेगा, वो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएगा। कितने? 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएगा, जांच समिति बनाएगा। और 3 सदस्यीय जांच समिति क्या करेगा, जांच करेगा। अब 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन इसके सदस्य होंगे, तो ध्यान रखना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक क्या होगा, न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का क्या होगा, न्यायाधीश होगा, और एक कोई पारंगत विधि वेता होगा, एक कोई विधि वेता होगा। ये 3 सदस्य का जांच समिति बनाएगा। कौन बनाएगा? स्पीकर बनाएगा। अब दो कंडीशन आएगा, एक कहेगा कि ये निर्दोष है, जांच करने के बाद क्या बोल दे कि निर्दोष है, निर्दोष है तो फिर क्या होगा, ये प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोषी बोल दिया। अब दोषी जब बोल दिया तो फिर क्या होगा कि ये दोषी होने के बाद प्रस्ताव कहाँ, सदन में जाएगा, लोकसभा में, ठीक है। और सदन में क्या होगा, मतदान होगा। क्या करेंगे, मतदान करेंगे। और मतदान कैसा होगा, तो वो विशेष बहुमत से मतदान होना चाहिए। विशेष बहुमत इंपॉर्टेंट है। विशेष बहुमत से जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर लोकसभा में था तो अब राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में सेम यही काम होगा कि यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाएगा, किससे, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब पारित हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस जज को हटा देगा। ठीक, ये हटाने की प्रक्रिया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के समान और भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी, जिनको हटाया जाता है, और हमने पीछे के रिवीजन में बताया है, तो वो आप फाइंड आउट करो। चलो हम ऑप्शन दे रहे हैं कि कैग को हटाया जाता है, अटॉर्नी जनरल को हटाया जाता है, कि तीसरा हम बोले कि इसी को सीईसी को हटाना हो तो ऐसा हटाया जाएगा। तो इनमें से कौन है जो कि हाई सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हटाया जाता है, ये हमको बताना है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आ जाए, हमने ये बता दिया कि क्या होता है कि यहां से जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो प्रेसिडेंट हटा देता है। और ऐसा ही कुछ प्रक्रिया किसका होता है, महाभियोग का होता है। आर्टिकल 61 में होता है किसका, प्रेसिडेंट का हटाने का प्रक्रिया, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाएगा कि नहीं? जी साहब, नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? कारण है कि जब प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो स्वतः ही पद मुक्त हो जाता है, स्वतः पद मुक्त होता है, इसलिए उसको महाभियोग कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा तो उसको प्रेसिडेंट ही हटाता है, इसलिए उसको महाभियोग नहीं कहा जाता है। तो 124 में पद मुक्ति शब्द है लेकिन महाभियोग शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। पद मुक्ति शब्द है 124 में, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के लिए, प्री के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक होता है प्राथमिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और प्राथमिक के अंतर दो आते हैं, एक अनन्य आता है, अनन्य क्षेत्राधिकार किसके, सुप्रीम कोर्ट के, और दूसरा आता है समवर्ती प्राथमिक
समवर्ती प्राथमिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के। तो दो होते हैं प्राथमिक क्षेत्राधिकार। तो अनन्य में कौन आएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और हर बार क्वेश्चन में यहीं से क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ज्यादातर पूछा जाता है। अनन्य में क्या होगा कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और स्टेट के बीच में कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही इसको सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट करेगा। अगर एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच में विवाद है तो उसको सॉल्व करने के पास किसकी शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट को। और तीसरा क्या, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित कोई विवाद है तो उसको सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनन्य, सुप्रीम कोर्ट का अनन्य क्षेत्राधिकार कौन सा है, इसमें से निम्न में से बताइए। तो ये पूछ ले तो सेंटर और स्टेट का अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाना, स्टेट और स्टेट के बीच में विवाद है उसको सुलझाना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित कोई विवाद है उसको कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार में आएगा। समवर्ती क्षेत्राधिकार में क्या आ जाएगा, तो आर्टिकल 32 में हमने 5 रीट बताया पीछे रिवीजन जब कराया, तो 5 रीट जो होता है वो रीट क्या है, समवर्ती है। तो मौलिक अधिकार से जो होता है, जुड़ा होता है, वो समवर्ती होता है। थोड़ा सा और डिटेल में देख लें। डिटेल में देखने का मतलब कि समवर्ती को लेके ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि अनन्य को सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, लेकिन समवर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायपालिका में भी जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार से जुड़ा है। और मौलिक अधिकार का जानते हो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया और 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया रिट जारी करने का। ठीक, तो हमने बताया प्राथमिक क्षेत्राधिकार। अब आ जाओ साहब, और कौन सा क्षेत्राधिकार होता है, तो दूसरा होता है अपीलीय, जिसको अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो अपील किस में किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, तो संवैधानिक का मामला हो, दीवानी का मामला हो, आपराधिक का मामला हो, और विशेष अनुमति से अगर स्पेशल कहा जाता है ना, PIL, वो हो तो उस पे अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। तो किस मामले पे, संवैधानिक, दीवानी, अपराधी और विशेष अनुमति में। फिर तीसरा कौन सा, तो अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। चौथा क्या है, पुनरीक्षण का अधिकार है। और पांचवा क्या है, सलाहकारी का अधिकार है, सलाह देने का। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें, प्री में क्या पूछेगा। देखो, प्राथमिक क्षेत्राधिकार में बताया कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाते हैं, तो एक लेके जाते हैं अनन्य में कि इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जाता है अनन्य में। समवर्ती में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते हैं लेकिन और भी न्यायालय में उठाया जा सकता है, जो कि हमने रीट को लेके बताया था। अब जाओ यहां से, अब आ जाओ यहाँ पे अपीलीय क्षेत्राधिकार, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लो संवैधानिक मामले में अपील किया जाए, जैसे संविधान की व्याख्या करना हो या उसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, तो वो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ऐसा प्रमाणित कर दे कि व्याख्या जरूरी है, कौन प्रमाणित कर दे, हाईकोर्ट प्रमाणित कर दे, तो जा सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में ध्यान रखना, हाईकोर्ट का प्रमाण जब मिल जाए, प्रमाण पत्र ऐसा कर दे किसी भी मामले में, अपील के हमने जितने भी संवैधानिक, आपराधिक और जो भी आपराधिक पढ़ा था और दीवानी मामला पढ़ा था, ये सब में क्या कर दे, हाईकोर्ट अगर प्रमाण पत्र दे दे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये याद करने का नहीं है, हाईकोर्ट दे दे कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट में इसको याचिका दायर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही संवैधानिक मामले में अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्या हाईकोर्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, दीवानी मामले में अपील करना है, कोई दीवानी मामला है, तो संसद कानून की व्याख्या से संबंधित जनहित का प्रश्न निहित हो तो जा सकते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट। कि संसद कोई कानून बना दिया है और उससे कोई कानून बना दिया है और उससे क्या है कि बहुत ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, या जनहित की बात है, उससे कानून की व्याख्या करना जरूरी है, तो फिर कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और फिर ऐसा कह दे हाईकोर्ट की नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाके इसका व्याख्या कराइए, तब भी हो सकता है दीवानी मामला। अब आ जाओ आपराधिक मामले में। तो आपराधिक मामले में वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन प्री में होता है जो गलत पूछा जाता है, मतलब गलत हो जाता है। ठीक है ना, क्या कि अगर मान लो सत्र न्यायालय, देखो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे क्या, सत्र न्यायालय, यह जिला न्यायालय। ठीक है, ये होता है। अगर मान लो कि सत्र न्यायालय क्या कर दे, किसी को, व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दे, नहीं पहले निर्दोष लेके चलते हैं, कि पहले क्या कर दे, निर्दोष सिद्ध कर दे सत्र न्यायालय, निर्दोष सिद्ध कर दे, और वो व्यक्ति चला गया कहाँ, हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने दो काम किया
कि इसके ऊपर तो दोष सिद्ध कर दिया, कहा कि भाई तुम दोषी हो, जबकि सत्र न्यायालय ने निर्दोष कहा था, हाईकोर्ट ने दोषी से सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, उसको फांसी की सजा दे दी, क्या फांसी की सजा दे दी, और प्लस 10 साल या 10 साल से अधिक क्या कर दिया, करवास की सजा दे दी। फांसी की सजा दे दी हो या 10 साल से ऊपर की करवास की सजा दे दी, तो फिर वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये सजा दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरा केस क्या है कि सत्र न्यायालय के पास वो मामला गया, कोई मामला गया और हाईकोर्ट कहा कि ना भैया तुम देखोगे नहीं, हमारे पास इस केस को भेजो, तुम नहीं देखोगे, तुम मानना तो जरूरी है। हाईकोर्ट के पास गया और हाईकोर्ट फिर से क्या किया, दोषी सिद्ध कर दिया, और दोषी सिद्ध करने के बाद फांसी दे दिया या 10 साल से ऊपर क्या कर दिया, सजा दे दिया। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और तीसरा क्या है कि अगर हाईकोर्ट क्या कर दे, प्रमाणित कर दे कि आप ये मामला अपील कर सकते हैं, कहां, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप जा सकते हैं। तो ये दो मामला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में अगर पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा, जिसका आंसर देना बड़ा कठिन होगा, ध्यान में रखना। अब आ जाओ विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल अपील जो याचिका बोलते हैं। तो विशेष अपील में होता क्या है कि हाईकोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया और वो निर्णय क्या लगता है, पक्षपात लगता है, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेगा, विशेष अपील करेगा कि देखो मालिक, ये हाईकोर्ट ने हमारे साथ पक्षपात या कुछ जो निर्णय दिया है उसको देखो मालिक। तो सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अपील में वो जब स्वीकृत कर दे तो वो केस ले सकता है हाईकोर्ट के निर्णय वाला, ठीक है, ये विशेष अपील होता है, ठीक है। तो न्यायालय के विरुद्ध अपील किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो गलत किया है सुप्रीम कोर्ट में, और स्वीकृत कर ले कि हाँ हम केस देखेंगे, तो वो विशेष अनुमति याचिका होगी। लेकिन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट मार्शल में कोई सजा दे दिया गया है और उसके बाद वो जाके सुप्रीम कोर्ट से कहे कि हमें विशेष अनुमति की याचिका की स्वीकृति दे दी, तो नहीं हो सकता। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्शन है, कोर्ट मार्शल विशेष अनुमति याचिका में अपील नहीं कर सकता, ठीक है। कोर्ट मार्शल वाला व्यक्ति नहीं जाएगा कहां, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। अब सलाहकार है, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार की शक्ति किसमें दिया गया, आर्टिकल में, आर्टिकल 143 में दिया गया, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है। कौन से आर्टिकल में है, 143, तो 143 कई बार पूछा जा चुका है। अब यहां से क्वेश्चन तो घिसा पिटा है, ये आपको आ जाएगा, लेकिन जो आगे बता रहे हैं ये सोचो, ये आ गया ऑप्शन में तो क्या करोगे। देखो, जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के पहले कोई संधि हो और या कानून हो, संधि हो या कानून हो, इस पे अगर प्रेसिडेंट क्या करे, सलाह मांगे, प्रेसिडेंट क्या मांगे, सलाह मांगे, कौन से आर्टिकल के तहत, 143 आर्टिकल के तहत मांगे। तो 143 के तहत अगर सलाह मांगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बाध्य है सलाह देना, बाध्य है, यहाँ पे बाध्य है देना। लेकिन इसके इतर 26 जनवरी 1950 से पहले ना होके, ये संधि और कानून ना होके इसके बाद का कोई मामला हो, तो क्या होगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यहाँ पे बाध्य नहीं है। 26 जनवरी 1950 से पहले में तो बाध्य है, लेकिन उसके बाद वाले में बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, प्रेसिडेंट को जो सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, वो सलाह प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य होता है, साहब नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्री के दो क्वेश्चन यहां से अच्छे बन सकते हैं, ये हमने बताया। अब आते हैं पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार क्या होता है। पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और अपने ही निर्णय का क्या करे, फिर से पुनर्विचार करे, पुनर्विचार करे और उसे बदले। पुनर्विचार करने और बदलने का अधिकार होता है, बदलने का जो अधिकार होता है वो पुनर्निरीक्षण अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो पहले निर्णय दे चुका है, उस निर्णय को पुनर्विचार करना या बदलना का जो अधिकार है वो पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार होता है। अब ध्यान रखना कि जब भी पुनर्निरीक्षण क्षेत्राधिकार होता है, इसमें प्री के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि अगर निर्णय मान लो कि 2 जज की बेंच ने सुनाया है, तो पुनर्निरीक्षण कौन कर सकता है, 3 जज का। मान लो 3 वाला सुनाया है तो 5 जज का होगा,
बैठेगा। अगर 5 वाला सुनाया है तो 7 जज का, 7 वाला सुनाया है तो 9 जज का, 9 वाला 11, ऐसे बैठेगा। पहली बात। दूसरी बात कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में न्यूनतम कितने जज होने चाहिए। तो न्यूनतम संविधान पीठ पे या संविधान के बारे में किसी प्रावधान को देखना है तो न्यूनतम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए, 5 जजों की होना चाहिए। और आज तक सबसे बड़ा पीठ कौन सा बना है? 13 जजों का बना है केशवानंद। केशवानंद का पीठ सबसे बड़ा बना है 13 जज का, प्री के लिए इंपॉर्टेंट। और 11 जज का मिनर्वा मिल का बना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 11 जज का थोड़ा सा डाउट है, 11 जज वाला याद मत रखना, इसको हम कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 13 जज का बना था केशवानंद भारती केस में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने सुप्रीम कोर्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो बनाए, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।